नमस्कार। आज के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग उन प्रश्न उत्तरों की बात करने वाले हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हमें 4 या 5 पंक्तियों में लिखना होता है। कुल मिलाकर परीक्षा के अंदर हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और एक प्रश्न के अंक होंगे 4। कहने का भाव कुल 3 प्रश्नों के अंक हो जाएंगे 12। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि इसका लाभ क्या है। एक तो जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तभी YouTube के द्वारा आपको अपने आप मैसेज पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। दूसरी बात, ये ज्ञान की बात यहां पर सीमित नहीं रहने वाली है। प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ इस चैनल पर नया मिलेगा, जो कि आपको अकेली 8वीं कक्षा के लिए नहीं, आगे 9वीं कक्षा के लिए भी चलेगा, 10वीं कक्षा के लिए भी चलेगा। आप आगे जितना पढ़ोगे, कोई सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा भी दोगे तो उसकी तैयारी भी आपको इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो को देखने का एक ढंग और भी है कि आप जैसे सारे दिन के किसी कार्य से थकान महसूस करते हो, थक के बैठ गए हो, तो आराम से आंखें बंद कीजिए, कानों पर हेडफोन लगा लीजिएगा और आराम से बैठकर वीडियो को प्ले कर लीजिएगा। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर प्रश्न उत्तर है या व्याकरण है, वो आपको आपके आराम करते समय में ही आपको याद हो जाएगा, जिससे आपका समय भी बच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्तें बताई? रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए यह शर्तें बताई कि न तो पिंजरा खोलना है, ना ही उसे काटना है। इसे खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। अगला प्रश्न दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर आने के पूरे आसार हैं। पिंजरे के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभी लोग जानते थे कि यह किशोर पिंजरे के चारों ओर आग लगाने से शेर को कैसे पिंजरे से बाहर निकालेगा। यदि यह किशोर शेर को पिंजरे से बाहर न निकाल पाया तो इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को पहले पानी में डुबोने के लिए कहा, फिर उसने नौकरों से कहकर पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगने से सीसा धातु से बनी हुई शेर की मूर्ति पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गई। शेर की मूर्ति किस धातु से बनी थी? सीसा धातु से, जिस कारण वो पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गई। अगला प्रश्न, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से किस प्रकार भिन्न है? आम स्टेशन प्राय जमीन पर ही होते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन परिस्थिति और सुविधा के अनुसार जमीन पर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे बना होता है। मेट्रो स्टेशन पर संगमरमर का फर्श होता है और अत्याधुनिक बिजली के उपकरण लगे होते हैं जो आम स्टेशनों पर नहीं होते। अगला प्रश्न, टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? टोकन, यह एक यात्रा के लिए प्रति यात्री दिया जाता है। टोकन मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है। स्मार्ट कार्ड, यह प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है।
पर्यटक कार्ड, यह 1 से 3 दिन तक की मेट्रो रेल की यात्रा के लिए दिया जाता है। यह असीमित यात्रा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मेट्रो रेल के स्वचालित द्वार से जाने और निकलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए। नंबर 2 पर द्वार खुलते ही, अगर आप गाड़ी के अंदर हो तो द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी से निकल जाना चाहिए। नंबर 3 पर द्वार के बंद होने की स्थिति में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। अगला प्रश्न, भूमिगत प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं? भूमिगत प्लेटफॉर्म भूमि के अंदर सुरंग खोदकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? भूमि के अंदर सुरंग खोदकर बनाया जाता है। भूमि के अंदर ही पटरी बनाई जाती है जिस पर मेट्रो रेलें चलती हैं। भूमिगत प्लेटफॉर्म में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो सामान्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे? जब अनिल शर्मा की बड़ी बहन को स्कूल में दाखिल करवाया गया तो अनिल शर्मा ने भी स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। 4 साल की आयु में ही अनिल शर्मा स्कूल में दाखिल हो गए। वे मेधावी छात्र थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे जितने अंकों का अनुमान लगाते थे उनके हमेशा उतने ही अंक आते थे। 1987 सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले वे अकेले युवक थे। इन्हीं बातों से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। अगला प्रश्न, किस घटना से पता चलता है कि उन्हें पूरा आत्मविश्वास था? अनिल शर्मा के बीएससी की परीक्षा में गणित में 100 में से 71 अंक आ गए। अनिल शर्मा ने अपनी मां को बताया कि उनका अनुमान है कि इस बार उनके 91 नंबर होने चाहिए थे। जब दोबारा मूल्यांकन करवाया गया तो उनके अंक 91 ही निकले। इस घटना से पता चलता है कि अनिल शर्मा में पूरा आत्मविश्वास था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए कहा कि अगर नहीं पढ़ोगे तो उनका बचपन, जवानी, बुढ़ापे का सारा समय इसी तरह निकल जाएगा। नौकरी, एक अच्छे घर, अच्छे कपड़े, यह केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। किस्मत बनाना अपने हाथ में होता है और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? कहने का क्या प्राय है, हमें सपने भी देखने चाहिए और सपनों को पूरा करने के लिए पूरा परिश्रम भी करना चाहिए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष का चरित्र चित्रण करें। मनीष की आयु 7-8 वर्ष की है। वह एक मेहनती और स्वाभिमानी लड़का है। अपने पिता के न रहने पर वह अपने परिवार का पालन पोषण गुब्बारे बेचकर करता है। कैसे करता है? गुब्बारे बेचकर। वह अपनी माता और अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझता है और बड़ा होकर वह इंस्पेक्टर बनना चाहता है। अगला प्रश्न है, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती। फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। अगला प्रश्न है, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान किया? जायसी को
क्यों सम्मान दिया? उत्तर है जायसी एक आंख और एक कान से रहित थे। एक बार जब शेरशाह ने उसका उपहास उड़ाया, उपहास होता मजाक, उपहास उड़ाया, तो उन्होंने कहा, मोही का हंस से कोहरे ही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो, अर्थात उस कुम्हार पर हंसे हो, उस ईश्वर पर हंसे हो जिसने मुझे बनाया है। यह सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उसने उन्हें बहुत सम्मान दिया। अगला प्रश्न, थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो गए थे? थॉमस एडिसन सुनने की लगभग शक्ति खो चुके थे। उनके ध्वनि से संबंधित आविष्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता, तो वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भली भांत समझ लेता है। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। यह लिपि कागज पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श करके वे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा? परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा आमटे ने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिता दी। वडोदरा के निकट आनंदवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए। भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा? चंद्रशेखर अपने पोलियोग्रस्त हाथ से बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7,199 रन देकर 242 विकेट लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। किससे? अर्जुन पुरस्कार से। अगला प्रश्न, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? राणा सांगा ने बचपन में एक आंख और बाद के युद्धों में एक हाथ और एक पैर भी खो दिया, लेकिन इसका उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। अपने विरोधियों के दांत खट्टे किए। उसी तरह महाराजा रणजीत सिंह की भी एक आंख चेचक के कारण खराब हो गई थी। उन्होंने भी वीरता पूर्वक अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया, कहने का भाव हरा दिया। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। प्रश्न है, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। इन पंक्तियों से लेखक क्या कहना चाहता है? दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना भी पड़ेगा। हमने मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकने। मुसीबतों का दृढ़ता, आत्मविश्वास और एकाग्रता से सामना करना है, तभी हमारा भाग्य संवर सकता है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है, उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष परीक्षा के अंदर देखा जाता है कि हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। ईदगाह पाठ से है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर ही कूदते हैं, आग में बहादुर ही कूद सकते हैं।
उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। अगला प्रश्न, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते थे। घर में चिमटा नहीं था। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी, उसकी उंगलियां न जलेंगी, घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। अगला प्रश्न, हामिद में हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई? हामिद के हाथों में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में इसलिए आई कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने के लिए तथा खिलौने आदि खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद चिमटा खरीद लाया। इस पर अमीना को क्रोध आ गया। उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए हामिद चिमटा लाया है। ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर बहुत बार देखा जाता है। ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। जमीन पर जाजिम बिछा हुआ था। रोजे रखने वालों की कई पंक्तियां लगी थी। यहां सब लोग बराबर थे। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। लाखों लोग सिजदे में एक साथ सिर झुकाते, फिर इकट्ठे ही खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही काम करते। अगला प्रश्न, हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लगभग 100 शब्दों में लिखे। हामिद बड़ा बुद्धिमान लड़का है। वह अमीना के दिए पैसे अपने लिए खर्च नहीं करता, बल्कि उनसे वह दादी के लिए एक चिमटा लाता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां न जले। वह बड़ा संतोषी व त्यागी भी है। बड़ी बुद्धिमता से अपनी युक्तियां देकर अपने साथियों को कायल कर लेता है। कायल होता अपना दीवाना बनाना। सब उसे अपने खिलौने दिखाने लगते हैं और उसका चिमटा देखते हैं। वह अपनी दादी से भी बहुत प्रेम करता है। अगला प्रश्न, साइंस सिटी में आपको जो देखने में सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखें। साइंस सिटी में सबसे अच्छा डायनासोर पार्क लगा। इसमें सब तरह के अलग अलग डायनासोर हैं। ये 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाए गए हैं। 35 फुट ऊंची विचित्र आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते और आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। कितने? 4। कितने हैं? 4। अगला प्रश्न, साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। इस बात को स्पष्ट करें। परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बात सच है कि साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यहाँ विज्ञान के मुश्किल विषयों को बड़े ही सरल व खेल विधि के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी तथा दिखाए जाने वाले 4 शो के साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमारा मनोरंजन भी होता है। अगला प्रश्न है, सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। इस पाठ में सहयोग के 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक गांव में बाढ़ आ जाने पर एक अंधा व्यक्ति एक लंगड़े व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर आपसी सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है जो कि शिकारी के जाल में फंसे कबूतर परस्पर सहयोग से ही जाल को ले उड़े और मरने से बच गए। अगला प्रश्न, सहयोग से
दोनों पक्षों का लाभ होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखें। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। आपसी यह सहयोग से हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। आपसी सहयोग से हमारे कठिन काम भी सरल बन जाते हैं। परस्पर सहयोग से वस्तुतः दोनों पक्षों का लाभ होता है। जैसे स्कूल में अगर दो सहपाठी साथ साथ बैठकर पढ़ाई करने में एक दूसरे का सहयोग देते हैं तो इससे दोनों का ही भला होता है। अगला प्रश्न, वाघा गांव के बारे में आपने क्या जाना? वाघा गांव अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजादी से पहले अंग्रेजों के समय वाघा गांव पंजाब की लाहौर डिवीजन में स्थित था। वाघा गांव विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंट गया। यह गांव दोनों देशों के मध्य थल यातायात का एकमात्र साधन, थल का अर्थ है हमारा सड़क मार्ग। संध्या के समय झंडा उतारने की रस्म जहां का मुख्य आकर्षण केंद्र है। अगला प्रश्न, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म प्राय शाम 5:30 बजे शुरू होती है और लगभग आधे पौने घंटे में संपन्न होती है। देशभक्ति के गीत ऊंची आवाज में लगाए जाते हैं। बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह और जोश से परेड करते हैं। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, अपने अपने देश के झंडे को उतार कर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर धरती पर पानी को उपलब्ध करवाती है। दुनिया के आधे से अधिक भाग में पानी है। अगर पानी न हो तो धरती पर जीवन की संभावना भी खत्म हो सकती है। इसी तरह से सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, जहरीली गैसों के स्रोत कौन कौन से हैं? जहरीली गैसों के स्रोत मुख्य रूप से, अधिकतर रूप से हमारे वाहन हैं, जैसे बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, खाना बनाने के लिए जलाई जाने वाली लकड़ियां और सिगरेट बीड़ियां का धुआं, फैक्ट्री कारखानों से निकलने वाला धुआं। कहने के बाद जितना हमारे वाहनों से धुआं निकलता है वो, जितना सिगरेट बीड़ियों का धुआं और जितना फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये सारे का सारा धुआं जहरीली गैसों के स्रोत है। अगला प्रश्न, वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में ओजोन की क्या भूमिका है? धरती से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन की पतली परत है। एयर कंडीशनरों और रेफ्रिजरेटरों के प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस तथा स्प्रे से निकलने वाली गैस इस परत को नुकसान पहुंचाती है। इस परत को पहुंचने वाले इस नुकसान के कारण सूरज की अल्ट्रावायलेट, कौन सी किरणें हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर सीधी पहुंचनी शुरू हो गई हैं, जिससे सांस, त्वचा होती स्किन संबंधी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके हिंदी विषय के लिए भी और साइंस विषय के लिए भी। अम्लीय वर्षा वास्तव में तेजाब के रूप में बरसने वाला पानी समझा जाता है। वास्तव में कारखानों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो वर्षा के पानी से मिलकर
अम्लीय वर्षा बनाती है, जिसे कहते हैं अम्ल बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर पर, पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? यह प्रश्न हमारे आज के दिन का अंतिम प्रश्न है। पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? पेड़ वायुमंडल को शुद्ध करने में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण वाली भोजन बनाने की क्रिया से सोख लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। अतः वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और उसे और शुद्ध रखने के लिए सर्वत्र अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। तो आज की वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए, 7 दिन 7 वीडियोस और आपका हिंदी का सारा पाठ्यक्रम, जितना भी आपको परीक्षा के अंदर आने वाला कार्य है, सारा जे 7 दिन के अंदर हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद जी।